हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक न्यू नावल पढ़ने लगे हैं और इस नावल का नाम है सुनो ऐसा नहीं करते और इस नावल को लिखा है महमूना खुर्शीद अली ने। नावल का करते हैं आगाज़, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाला नया नावल आपकी समातों तक पहुँच सके। नावल का आगाज़ एक गाने के चंद दो लाइनों से शुरू करते हैं। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। गुलकारा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। लाउंज में एक हंगामा बरपा था। खूबसूरत मलबूसात जेबतन किए हुए थे, खुशगपियाँ लगाते कह के बगैर थे। इसकी ढेरों सहेलियाँ और कज़न महफिल का रंग जमाए हुए थी। नगी खाला के बकौल इसके ननियाल जहाँ इकट्ठा हो जाए वहाँ तकरीब सा समा हो जाता है। और ठीक ही कहती हैं। 3 दिन पहले जब बड़े और छोटे मामू अपने अहल खाना के साथ पिंडी से और अगले ही दिन फरी खाला, हुमैरा और सुमैरा के साथ कराची से आईं तो घर की रौनक की दुबाला हो गई थी। रात गए तक हंगामा, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला लगा रहता। बाज़ारों के चक्कर, हंसी मजाक और छेड़छाड़। शाम में इनके हाल इकट्ठे हो जाते, ढोलक पे गाने गाए जाते, फुल वॉल्यूम डेक बजता, गर्ज खूब रौनक होती। ऐसे में साथ की खुशियाँ अपने अरूज पे होती। ज़बरदस्त इसकी फ्रेंड्स के दरमियान आ बैठता, ढोलक ऐसी ज़बरदस्त बजाता कि बस। आजकल तो संजीदा से हैदर भाई भी बड़े खुश और मगन से नज़र आते। इस तब्दीली के महरक़ात का कुछ अंदाज़ा तो इसे था, लेकिन इस सारी रौनक और हंगामे में आला इसे बुरी तरह याद आता। काश अली तुम यहाँ होते। बेख्तियार ही इसकी आंखें चमक पड़ीं। अरे जीना क्या हुआ? मोमो के पूछने की देर थी, वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो। नगी खाला ने जो इसे यूँ रोते देखा तो अपना सर पीट डाला। मेरे खुदा, इस लड़की का तो दिमाग ख़राब है। रो रो के आंखों का क्या हशर कर दिया तुमने। ख़बरदार, जो एक आंसू भी बहाया तो क्या दुनिया में तुम पहली लड़की हो जिसकी शादी हो रही है? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे शादी नहीं हो रही बल्कि कैद में डाला जा रहा हो। नगी खाला ने इसे बुरी तरह लताड़ा। ए नगी, ये कौन सा तरीका है बच्ची को चुप कराने का? अर्जमंद बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। नानों ने इसे अपने पास बुलाते हुए कहा। जर्द रंग के फूलों से सजे लकड़ी के खूबसूरत झूले से उठकर छोटे छोटे कदम उठाती नानों के बराबर जा बैठी। बेटा, ये दिन तो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। हर लड़की को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। पे ज़माने का दस्तूर है। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं, लेकिन बेटा अपने किए नहीं तो इन सब के लिए हौसले से काम लो। इस वक्त तो एंजॉय करो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो कि बेफिक्री के ये दिन वापस नहीं आएंगे। नानो इसे अपने साथ लगाए धीरे धीरे सजा रही थी। अब बिल्कुल नहीं रोना। इन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए प्यार से समझाया। मामा, जो किसी से लाउंज में आई थी, जीना को यूँ रोते देखकर खुद भी रो पड़ी। माइयों के दिन से इसका यही हाल था। भाई ज़रा सा मजाक करते या दोस्ती छेड़छाड़ करती तो एकदम रो पड़ती। पता नहीं वो इतनी हसास क्यों हो रही थी। इन्होंने एक नज़र जीना के चेहरे पर डाली, जहाँ शर्म हया और खुशी के फितरी रंगों की बजाय अजीब सी परेशानी और डिनर कराई। वापसी में आपके लिए नान कबाब भी लेते आएंगे। हनी ने तजवीज़ पेश की, जिसे फ़ौरन इस सब यंग पार्टी ने कबूल कर लिया। चलो तुम क्या सोच रही हो? जरी ने अर्जमंद को मतवज्जा किया। मैं तो नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। कैसे नहीं जा रही? चलो उठो। नगी खाला ने इसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। मामा इसके जाने के हक़ में नहीं थी, लेकिन फिर कुछ सोच कर खामोश हो गई। चलो अच्छा है, शायद इस तरह कुछ तबीयत बहल जाए। सबके इसरार पर वो राज़ी हो गई। रुको ज़रा, मैं चेंज कराऊँ। जी आप इसी हुलिये में चलें, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी ये कपड़े अब कल ही चेंज करना। सब ने ज़बरदस्ती इसे इसी हुलिये में घसीट लिया। गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे थे। सबके हंसी मजाक और म्यूज़िक को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये सुमैरा जी कहाँ खोई हुई हैं? सुमैरा, जो वाक़ई नुसरत फ़तेह अली ख़ान के लोए लोए आजा माही में गुम थी, चौंक पड़ी। आहा, क्या कह रहे हो? यही क्या लगता है गाने के बोलों ने कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया है आप पर। साद ने इसे छेड़ा तो बुरी तरह छीप गई। सबके इसरार पर भी जीना पड़ा, हट पर नहीं उतरी। मोमो को भी इसी वजह से गाड़ी में ही रुक गई थी। जब काफ़ी देर तक साद नहीं आया तो मोमो बोली, ये साद तो हमें अंदर जाकर भूल ही गया। तुम रुको, मैं खुद ही कुछ लेकर आती हूँ। मोमो ये कहते हुए अंदर चलेगी और जब मोमो को गए हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गए तो इसमें मज़ीद सब्र का याराना न रहा, तो इसने भी जी कड़ा के करके अंदर जाने का फ़ैसला किया। अब इसने गाड़ी से नीचे कदम रखा ही था कि बराबर गाड़ी आकर रुकी और इसकी ड्राइविंग सीट से जो शख्स निकला, इसे देखकर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। इसका जी चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। दूसरी तरफ शहबाज को भी हैरत का शदीद झटका लगा था। अभी कल ही शाम में सवेरा जब चचा जान की तरफ से होकर आई तो खूब ही इसे छेड़ रही थी। शहबाज, तुम भी किसी ब्यूटी सैलून का अपार्टमेंट ले लो। जीना तो मायों के सादा से रूप में भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि क्या बताऊं। तो फिर सोचो शादी के दिन तैयार होकर कैसी लगेगी। तुम भी अपना कोई इंतज़ाम कर लो ताकि इसके साथ बैठने के काबिल हो सको। वो बज़ाहिर तो बेनियाजी से ये सब सुनता रहा, लेकिन दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी कि वो भी इसे इस रूप में देख सके। अल्लाह जी कितने मेहरबान हैं। इसने दिलचस्पी से इसका जायज़ा लेते हुए सोचा।
जर्द रंग के चूड़ीदार पजामे कुर्ते में गोटा लगा दुपट्टा ओढ़े, कलाइयों में जर्द चूड़ियाँ पहने वो इस सादा से रूप में भी बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। रोते रहने की वजह से इसके चेहरे और आंखों की सुर्खी में इजाफा हो गया था। यहाँ क्या कर रही हो? इन्होंने इसके मुकाबिल खड़े हुए पूछा। वो सब लोग डिनर के लिए आए तो मुझे भी ज़बरदस्ती ले आए, इसने उंगलियां चटखाते हुए जवाब दिया। अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी चली जाओ। शहबाज ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ इसकी गिरती उठती पलकों और हाथों की लर्जिश को देखा, जबकि वो दस्तूर लब कुचलते हुए दिल ही दिल में जल तो जलाल तू का विर्द कर रही थी। इतना डर क्यों रही हो? खा नहीं जाऊँगा तुम्हें मैं। इसके ये कहने की देर थी कि वो जो बड़ी मुश्किल से खुद पे जब्त किए खड़ी थी, एकदम से रो पड़ी। जिया, अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब फैसले का इख्तियार न मेरे पास है न तुम्हारे पास। अब जो कुछ है डट कर इसका मुकाबला करो। वैसे भी मेरे तुम्हारे दरमियान जो मामलात हैं इन्हें बाद के लिए उठा रखो, इसका हिसाब किताब बाद में होगा। इस वक्त तो अंदर चलो। शहबाज का लहजा ख़तरनाक हद तक संजीदा और सर था। जीना का दिल खौफ से धक धक करने लगा। तुम खुद ही अंदर चल रही हो या फिर मैं? इसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं यहीं ठीक हूँ। आप इससे पहले कि जीना अपना जुमला मुकम्मल करती, शहबाज आगे बढ़ा, उसका हाथ थाम कर अपने साथ लिए अंदर बढ़ा। हाल में जब सब ने इन्हें यूं साथ आते देखा तो खूब हुटिंग की। ओहो, तो ये बात है, आप दोनों तो बड़े ही तेज़ निकले। चारों तरफ से ऐसे ही जुमले सुनने को मिल रहे थे। मेरी ऐसी मिजाल, ये तो अल्लाह जी ही मुझ पर मेहरबान हैं। यकीन जाने बाहर पार्किंग लाट में इन्हें देख कर तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इन्हें सब ने कोर्स में शहबाज की नकल उतारी। गलती की अच्छा भला ये कह रही थी कि बाहर ही बैठकर गपशप लगाते हैं, वो तो मैं ही इन्हें ज़बरदस्ती अंदर ले आया। शहबाज ने सर पर हाथ फेरते हुए मसनूई तासुब से कहा, इसका मतलब है शहबाज भाई कि आपसे ज़्यादा तो जीना ही अक्लमंद है। हनी के बहाने साख्ता जुमले पर सब के कह के गूंज उठे। मेरा ख्याल है मैं अब चलूँ, हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा, शहबाज ने कहा तो सब फिर हंस दिए। शहबाज अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ गया जो इसके मुंतज़िर। वो जानता था कि वहाँ भी इसका खूब रिकॉर्ड लगना है। वो तो शुक्र था कि हैदर अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ जीना का शर्मिंदगी और खुफ्त के मारे बुरा हाल था। सबके इसरार पर भी इसने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था और जल्दी जल्दी का शोर करके सबको ज़बरदस्ती उठा लिया। वापसी पर आइसक्रीम, सबकी छेड़छाड़ और हंसी मजाक भी इसका मूड बहाल नहीं कर सकी। गहरी खामोशी इस पे छाई रही। घर आकर वो सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, मगर यादें इसे सता रही थी। गुजरे हुए दिनों को याद करके कतरा कतरा आंसू इसकी आंखों से गिरने लगे। ओह माय गॉड, ये एक कैसे बच गया? घड़ी पर नज़र पड़ते इसके 14 तबक रोशन हो गए। वो हड़बड़ा कर उठी और यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में घुस गई। नहाकर बालों में जल्दी जल्दी ब्रश किया। बैग और फाइल लेकर जब वो नीचे आई तो मामा टेबल पर खाना लगा रही थी। मामा, ड्राइवर आ गया? नहीं, आओ तुम पहले खाना खा लो, अभी तो काफ़ी टाइम है। मैं पहले मोमो को कॉल कर लूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ गई। हेलो, कैसी हो? दूसरी तरफ गालिबन मोमो ही थी। तैयारी का मत पूछो, पता है क्या हुआ? मैं 11:15 तक पढ़ती रही, फिर मैंने सोचा 15 मिनट की ब्रेक ले लूँ। मैं आंखें बंद करके लेटी और जब उठी तो 1 बज रहा था। मत पूछो मेरा क्या हाल हुआ है, इतनी टेंशन हो रही है कि क्या बताऊँ। लास्ट चैप्टर का तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। ओहो, अच्छा हाँ, तुम निकल रही हो? ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। वो फ़ोन रखकर मामा की तरफ पलटी। अभी तक पापा ने गाड़ी भी नहीं भिजवाई। हैदर भाई भी अभी तक नहीं आए। 2 बज गए हैं, 3 बजे मेरा पेपर शुरू होना है। हाल के दरवाजे भी 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे और रास्ते में कितनी ट्रैफिक होती है। अब मैं क्या करूँगी? वो फिक्रमंदी से बोली। जीना, आराम से बैठकर खाना खाओ। शहबाज खाना खा ले तो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आओ शहबाज, बेटा खाना लग गया है। मामा ने रसान से इसे टोका, साथ ही सामने सोफे पर बैठे शहबाज को पुकारा। इनके पुकारने पर वो चौंक कर पलटी और हैरान नज़रों से सामने खड़े शहबाज को देखने लगी। क्या ये वाकई अभी अभी आसमान से गिरे हैं या फिर मेरी ही नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है? इसने दिल में सोचा और इसे सलाम करके और कैसी हो के जवाब में ठीक हूँ कहकर मामा की तरफ मुड़ी। प्लीज़ मामा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और आपको पता है टेंशन में मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। मुझे बस कॉलेज जाना है, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन की तरफ बढ़ी। रुको जिया चची, मैं पहले जिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तब तक हैदर भी आ जाएगा। वापस आकर साथ ही लंच करेंगे। मामा क्या कहती, जबकि जीना का वो हाल था जैसे पलक झपकते कॉलेज पहुँच जाए। लेकिन जीना, तुम कुछ खा तो लो, पेपर कैसे दोगी? मामा, वापस आकर खा लूँगी, अभी तो देर हो रही है। मेरे लिए दुआ करना, खुदा हाफिज़। कहती वो तेज़ी से फ़ाइल और बैग उठाकर शहबाज के पीछे लपकी। गाड़ी को मेन रोड पर डालते हुए इसने एक नज़र साथ बैठी जीना पर डाली, जो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए दिल ही दिल में पता नहीं क्या विर्द कर रही थी। किस चीज़ का पेपर है? पाक स्टडीज़ का। अरे पाक स्टडीज़ तो इतना ईजी सब्जेक्ट है, तुम खाम में इतना परेशान हो रही हो। जी हाँ, खुद पढ़ लेने के बाद सब यही कहते हैं। वो तेज़ी से बोली तो शहबाज धीरे से हंस दिया। रास्ते में शहबाज ने ज़बरदस्ती से जूस और स्नैक्स लेकर दिए। खा लो जिया, पेपर देने के लिए ज़रूरी है कि आप फ्रेश और एनर्जेटिक हों। आप मुझे जिया क्यों कहते हैं? मेरा नाम जिया तो नहीं। जूस के सिप लेते हुए बोली। तो नाम तो जीना भी नहीं, फिर सब तुम्हें जीना क्यों कहते हैं? शहबाज इसके सवाल से महफूज होते हुए बोला। वो तो सब मुझे प्यार से कहते हैं। तो यूँ बोली जैसे बड़े पते की कोई बात बता रही हो। तो मैं भी प्यार से तुम्हें जिया कहता हूँ। शहबाज के मुँह से बेसाख्ता जुमला फिसला। जी
वो हैरत से इसकी तरफ पलटी। कुछ नहीं भाई, चलो तुम्हारा कॉलेज आ गया है, विश यू ऑल द बेस्ट। वो थैंक यू कहकर गेट की तरफ बढ़ गई। ये शहबाज भाई कुछ अजीब से नहीं हो गए, इसने उलझ कर सोचा और सर झटक कर आगे बढ़ गई। पेपर देकर बाहर निकली तो साथ इसे लेने आया हुआ था। वापसी में आकर अपने पर्चे के बारे में सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। उठी तो तब जब साथ इसके कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। क्या है? पापा बुला रहे हैं, वो बाहर से ही चल आया। अच्छा, कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो लॉन्ज में दादी जान, ताया अब्बू और ताई अम्मी को देखकर इसका मूड खुशगवार हो गया। क्या बनेगा इस लड़की का? मैं तो सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इसमें। बात बाद में होती है, रोना पहले शुरू कर देती है। ज़रा सी बात पे परेशान होती है और दूसरों को भी करती है। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ। मामा की बातें सुनकर दादी जान के पास बैठी जीना का मुंह फूल गया। कोई नहीं, ये तो हमारी इतनी प्यारी बेटी है, बस कुछ हसास ज़्यादा है। ताई अम्मी ने प्यार से कहा। शहबाज ने दिलचस्पी से इसके फूले फूले नाराज चेहरे को देखा। यूँ लग रहा था जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा सबसे खफा होकर बैठा हो। थोड़ी ही देर में सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए तो उठकर किचन में आ गई। जिया, एक गिलास पानी तो पिलाना। अपने पीछे शहबाज भाई की आवाज़ सुनकर वे इख्तियार ही इनकी दिन में की ही बात याद आ गई। साथ ही इसे हैरत भी हुई कि अभी तक यहीं बैठे हैं। वैसे तो हैदर और शहबाज भाई की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन शहबाज भाई इनके हाँ कम ही आते थे। हैदर भाई अक्सर व बेशतर इनके हाँ पाए जाते थे। बशीर चाचा के साथ पानी भेजकर वो सलाद बनाने लगी। खाना तकरीबन तैयार ही था। इसने टेबल पर बर्तन लगाए और ड्राइंग रूम में आकर बोली, खाना लग गया है, सब आ जाइए। शहबाज भाई ने इसके पास से गुजरते हुए कदरे आहिस्तगी से कहा, पानी मैंने तुमसे मांगा था जिया। एक लम्हे को तो वो बुखला ही गई, फिर संभल कर बोली, एक ही बात है। एक बात तो नहीं है, कहते हुए इसके उलझे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर आगे बढ़ गए। ये क्या मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं और ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। इसे सख्त गुस्सा आ गया। खाना खाते हुए भी वो खुद पे इनकी निगाहें महसूस करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जीना, ढंग से खाना खाओ, दिन में भी कुछ नहीं खाया था। मामा ने इसे बेदिली से खाते देख कर कहा, लगता है बशीर चाचा ने कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाई है। साद ने शरारत से कहा तो सब ही मुस्कुरा दी, क्योंकि जानते थे इसे मीठा कितना पसंद है। खाना कम और स्वीट डिश ज़्यादा खाती थी। खाना खाते ही तायाबू उठ खड़े हुए और सबके इसरार पर भी चाय कॉफ़ी के लिए नहीं रुके। जीना बाद में भी शहबाज भाई के रवैये में उलझी रही। इनका अंदाज़ इसे कुछ अजीब सा लगा था। इनके दरमियान हमेशा से नहायत रस्मी और तकल्लुफ़ाना से ताल्लुकात थे। सलाम दुआ और हाल चाल से आगे न कभी शहबाज बढ़े न जीना। इसकी हैरत बजा थी। सर्द महरी की यह दीवार बचपन से इनके दरमियान कायम थी। मम्मी पापा के हाँ जब 6 साल हैदर भाई, 3 साल अली और 2 साल साद के बाद इसने आँख खोली तो सब ने इसे हाथों हाथ लिया। अकलौती पोती होने की वजह से इसने दादा दादी से ढेरों मोहब्बत पाई। पापा ने इसका नाम अर्जुमंद रखा, लेकिन जब अली ने इसे जीना कहना शुरू किया, यही इसका नाम होकर रह गया। भाइयों के लिए तो वह एक नन्ही गुड़िया थी जिसे पाकर वो खुशी से फूले ना समाते। इतने लाड प्यार तो ताया अब्बू के इकलौते शहबाज भाई के भी नहीं उठाए गए थे। सबकी बेइंतहा मोहब्बतों और लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई। सबकी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो ने इनसे काफ़ी हसास बना दिया था। ज़रा सी बात पर परेशान होना और घंटों करना इसकी आदत बन गई थी। पापा आर्मी सर्विस में थे, इसलिए ज़्यादातर वो लोग लाहौर से बाहर मुख्तलिफ़ शहरों में रहे। छुट्टियों वगैरह में इनका आना जाना लाहौर लगा रहता, लेकिन इसका दिल यहाँ कम ही लगता था, क्योंकि यहाँ इसकी किसी से ख़ास दोस्ती नहीं थी। नीरा फुप्पो की सवेरा आपी तो इससे 4-5 साल बड़ी थी, जबकि अनोशा 2-2.5 बरस ही बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोई ख़ास दोस्ती न थी। हालांकि फुप्पो तो अपनी इकलौती भतीजे के बहुत लाड उठाती थी। छुट्टियों के चंद दिन गुजार कर वो पिंडी चली जाती, जहाँ बड़े मामों की जर्री से इसकी बहुत दोस्ती थी। कराची से हुमैरा सुमैरा भी आ जाती तो वो चारों मिलकर खूब इंजॉय करती। नगी खाला और इफ्तिखार जब मुस्तकिल लाहौर शिफ्ट हुए तो उसे बहुत खुशी हुई। नगी खाला की हानी इससे 3 साल छोटी थी, लेकिन शौक और शरीर से हानी से इसकी खूब दोस्ती थी। ये इन दिनों की बात है जब वो 7th क्लास में थी। हैदर भाई एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे और तैयाबू के पास ही लाहौर में होते थे, जबकि अली और साद आर्मी बर्न हाल स्कूल एंड कॉलेज एबटाबाद में बोर्ड थे। वो लोग लाहौर आए हुए थे। मम्मी और ताई अम्मी बाज़ार, जबकि पापा और ताया अब्बू गोल्फ ग्राउंड गए हुए थे। हैदर भाई भी घर पर नहीं थे। वो सख्त बोर हो रही थी। कुछ देर दादी जान के पास बैठी, कभी अंदर बाहर के चक्कर लगाती। शहबाज भाई बाहर लान में बैठे नोट्स बना रहे थे। वो लान से उठकर अंदर गए तो जीना बैठकर इनके डायग्राम्स देखने लगी। शायद वो पेन में इंक भर रहे थे और जल्दी में सही तरह से इंक यूनिट बंद करना भूल गए थे कि जीना की कहने लगी। वो उलट गया और इनकी नोटबुक के सफ़े स्याही में भिगो गए। अब क्या करूं? वो शहबाज भाई से वैसे ही बहुत डरती थी और इस नई अफ्ताद पर वो परेशान सी बैठी थी कि इनकी आवाज़ पर उछल पड़ी। यू स्टूपिड, क्या किया तुमने? अपनी नोटबुक का ये हशर देखकर तो शहबाज का दिमाग उलट गया। इसने आओ देखा ना ताओ और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया।
मैं सुबह से इस कॉपी को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने ये कल सबमिट करानी थी और तुमने, दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूँ। जीना, जिसे आज तक किसी ने फूल की छिड़ी से भी नहीं मारा था, शशदर सी खड़ी रह गई। खौफ से इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। खबरदार जो रोई, एक तो मेरी कॉपी का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से रोना धोना, एक आंसू भी गिराया तो हशर कर दूंगा, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से पुकारा तो जीना दौड़कर अंदर आ गई, जहाँ दादी जान लाउंज में तख्त पर सो रही थी। वो भी आकर इनके पैरों की तरफ लेट गई। रोते रोते जाने कब इसकी आंख लग गई। जब दादी जान की आंख खुली तो इनके कदमों में सोई हुई थी। इन्होंने इसके सुर्ख तमतमाते हुए चेहरे को छुआ तो बुखार में जल रही थी। जीना ने बाद में जब भी इस वाक़े को सोचा, इसके दिल में शहबाज की नासपसंदीदगी थी और बाद में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब पापा उकाड़ा में पोस्टेड थे। इनको पहली बार हार्ट अटैक हुआ। अली इन दिनों कराची में BBA कर रहा था। हैदर भाई भी लाहौर में थे। मामा और साद ने फ़ौरन पापा को हॉस्पिटलाइज़ करवा दिया। हैदर भाई, तायाबू और शहबाज भाई को जब इत्तला मिली तो वो सीधे हॉस्पिटल ही गए थे। घर में रो रो कर इसका बुरा हाल हो गया था। शहबाज भाई जब घर आए तो रो रो कर इसकी हालत नागुफ्ता भी थी। इन्होंने इसे लाख समझाया कि पापा की हालत अब बेहतर है, मामूली सा अटैक था, फौरी ट्रीटमेंट की वजह से इनकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन किसी तरह भी इसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। आखिर में शहबाज भाई ने इसे बुरी तरह डांट दिया और हॉस्पिटल ले जाने से भी साफ इनकार कर दिया। इस दिन के बाद तो इन्हें सख्त नापसंद करती थी। पापा ने हार्ट अटैक के बाद रिटायरमेंट ले ली और वो मुश्किल तौर पर लाहौर में सेटल हो गए। शहबाज ने MBA करने के बाद तायाबू का बिज़नेस संभाल लिया था। हैदर भाई MBBS करने के बाद यहाँ लाहौर में ही जॉब कर रहे थे। अली आजकल लॉस एंजलिस में था और अपना MBA कर रहा था, जबकि साथ यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। भाइयों में सबसे ज़्यादा इसकी अली से ही दोस्ती थी। हैदर भाई का तो बड़े होने की वजह से ज़रा रौब था, जबकि अली और साद को तो वो बड़ा मानने पर तैयार ही नहीं थी। इन्हें नाम लेकर पुकारती और मामा के टोकने पर भी भाई का तकल्लुफ़ नहीं करती थी। अली से शुरू से ही इसकी ज़्यादा बनती थी। घर में अपने तमाम तर प्रॉब्लम वो इसी से डिस्कस करती थी, जबकि साथ के साथ तो हर वक्त इसकी छेड़छाड़ और नोक झोंक ही चलती रहती थी। वो आजकल FSC के पेपर्स देकर फारिग थी। इसने छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया था। इसका इरादा पिंडी जाने का था, लेकिन मामा ने साफ मना कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहो और कुछ नहीं तो कुकिंग क्लास ही ज्वाइन कर लो। कुकिंग तो इसे सख्त नापसंद थी। चाय, कॉफ़ी या फिर कभी कभार कोई स्वीट डिश बना लेती। अब भी मामा की डांट डपट के बावजूद वो किचन से दूर ही भागती। सारा दिन या तो कोई नावल लेकर बैठ जाती, कभी कोई मूवी लगा लेती या फिर दोस्तों से फ़ोन पर गप्पे लगाती। लेकिन जल्द ही वो इस फराखत और तन्हाई से उकता गई। इस वक्त वो घर में अकेली थी। मम्मी पापा किसी पार्टी में गए हुए थे, साथ पता नहीं कहाँ था, जबकि हैदर भाई भी स्टडी रूम में थे, कंप्यूटर पर बैठे थे। वो बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या करें। जब भी हैदर भाई कहीं जाने के लिए तैयार होकर आए तो उसे यूँ बैठे देख कर बोले, बोर हो रही हो, मैं शहबाज की तरफ जा रहा हूँ, काम से तुम भी चलो, वापसी में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे। वो इनकी इस फ़राख दिलाना ऑफ़र पर खुश हो गई और अभी आई कहती चेंज करने पर अपने रूम की तरफ दौड़ी। जिस वक्त वो तायाबू के यहाँ पहुँचे तो वहाँ एक हंगामा मचा था। लाउंज में इतने सारे लोगों को देख कर तो वो सब नर्वस हो गई। मदद के लिए हैदर भाई को देखा तो वो गायब थे, शायद ऊपर शहबाज भाई की तरफ चले गए थे। ताई अम्मी और दादो भी सामने नज़र नहीं आ रही थी। अभी वो खड़ी यही सोच रही थी कि एक लड़की इस पर नज़र पड़ी तो उठ के इस तरफ आ गई। आपकी तारीफ़, इसने पूछा तो एक लम्हे को खामोशी छा गई और सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इसकी समझ में कुछ नहीं आया तो सलाम ही झाड़ दिया। जवाब में बदस्तूर सब इसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। जी, वो मैं जीना अर्जमन। ताई अम्मी कहाँ हैं? ओहो, तो आप हैं जीना यानी अर्जमन। सभी बोले, साथ इसे यूं घूर रहे थे जैसे इसका एक्सरे ले रहे हों। वो घबरा कर किचन की तरफ बढ़ गई। ताई अम्मी से देखकर बहुत खुश हुई। किसके साथ आई हो जीना? वो हैदर भाई के साथ। अच्छा, कहाँ है हैदर? ऊपर शायद शहबाज भाई के कमरे में है। बाहर कौन आया हुआ है ताई अम्मी? ये समीना आपा हैं, मेरी बड़ी बहन है जो मुल्तान में होती हैं। साथ मेरे बड़ी भाभी हैं, कल ही आए थे ये लोग। ताई अम्मी ने शामी कबाब फ्राई करते हुए तफसीलात फराहम की। लाई ताई अम्मी, मैं फ्राई कर देती हूँ। नहीं, बस सब तैयार हैं, तुम ऐसा करो 2 कप काफ़ी बना दो। वो इसे कहती ट्रॉली में बर्तन सेट करने लगी। इसने जल्दी जल्दी काफ़ी तैयार की तो ताई अम्मी ने ट्रे में देकर लवाजमात भी सजा दिए। इन्होंने पहले मुलाजमा को पुकारा, फिर कुछ सोच कर बोली, जीना ये तुम ही देकर आओ ऊपर। जी, क्या कर इसने ट्रे उठाई और ऊपर आ गई। पता नहीं कौन सा कमरा है, इसने दिल में सोचा। फिर जो पहला दरवाज़ा सामने नज़र आया इसी पर दस्तक दे दी। कम ऑन की आवाज़ पर वो अंदर बड़ी। सामने ही शहबाज भाई कंप्यूटर के आगे बैठे हुए थे। इसकी जानिब इनकी पुश्त रख दो। वो गालिबन यही समझते थे कोई मुलाजिम चाय लेकर आया है। वो ये ताई अम्मी ने काफ़ी भिजवाई है। इसकी आवाज़ पर वो कुर्सी समेत इसकी तरफ पलटे। इनके मतवज्जा होने पर इसने फ़ौरन सलाम किया, जिसका इन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और फिर इसी संजीदगी से गोया हुए, प्लीज़ ये टेबल पर रख दो और मुझे सिर्फ 1 कप काफ़ी दे दो। काफ़ी बनाते हुए वो खुद पर इनकी निगाहें महसूस करके बुरी तरह नर्वस हो गई। काफ़ी का कप इनके तरफ बढ़ाते हुए दिल में मचलता सवाल इसके लबों पर आ ही गया, वो हैदर भाई कहाँ हैं? जो जवाब में इनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई।
मैंने इससे कुछ सीडीज़ मंगवाई थी, वो गाड़ी में भूल गया था, वही लेने गया है। इन्होंने कप थामने के लिए हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। अब पता नहीं इसने कप छोड़ने में जल्दी की थी या इन्होंने थामने में ताख़ीर। गरम गरम काफ़ी इनका हाथ और बाजू जल गया। ओह गॉड, जीना के मुंह से बेख्तियार निकला। शहबाज भी एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ओह गॉड, आपका हाथ जल गया? रुके, मैं पेस्ट लेकर आती हूँ। वो जल्दी से वॉशरूम से टूथपेस्ट की ट्यूब उठा लाई। लाए, मैं लगा देती हूँ, इससे छाला नहीं बनेगा। आपको जलन हो रही है? आई एम सॉरी, मैंने जानकर नहीं गिराई, पता नहीं कब कैसे गिर गया। वो लरसती उंगलियों से इनके हाथ की पुष्ट पर पेस्ट लगाते हुए भराई हुई आवाज़ में सफाइयाँ पेश कर रही थी। इसने लाख ज़ब्त किया, लेकिन मामा के बकौल आंसू तो तुम्हारी पलकों पे अटके रहते हैं, इसलिए टिप टिप शहबाज के हाथ की पुष्ट पर गिरने लगे। अरे जिया, क्या हुआ? हाथ तो मेरा जला है, तुम किस लिए रो रही? शहबाज ने पूछा। आपको दर्द हो रहा है ना? वो रोते रोते बोली तो शहबाज कहका लगाकर हंस पड़े। फिर बामुश्किल अपनी हंसी पे काबू पाते हुए बोले, तुम इसलिए रो रही हो? ओह गॉड, वैसे भी मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ, ना ही मेरा हाथ इतना जला है। मेरा ख्याल है मैं तो ये पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, महज तुम्हारी तसल्ली के लिए लगवा लिया। चलो उठो, इसमें इतना रोने की तो कोई बात नहीं। शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें इतना हंसने की भी कोई बात नहीं। इसने फर्श पर से गिरा हुआ कप उठाते हुए तब का जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिया, एक बात तो बताओ। पीछे से आती शहबाज की आवाज़ पर एक लम्हे को रुक गई। क्या तुम हर छोटी बड़ी बात पर इतना ही रोती हो? नहायत संजीदगी से सवाल किया गया। इसका जी चाहा हाथ में पकड़ा कप इनके सर पर दे मारे। अपने पीछे इनका जानदार कहका इसे बाहर भी सुनाई दिया। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, बदतमीज़ रूड इंसान। सीढ़ियाँ उतरते वो अपने आप ही झुंझला रही थी। इंट्रेंस में दाखिल होते हैदर भाई को देखकर वो बोली, प्लीज़ भाई ज़रा जल्दी करें, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज़रा दादी जान को सलाम तो कर दूँ। इसकी उकताहट महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोले। वो दोनों आगे पीछे ही लॉन्ज में दाखिल हुए। हैदर भाई ने तो सबको खड़े खड़े ही सलाम किया, जबकि वो दादी जान के पास तख्त पर ही बैठ गए। ताई अम्मी ने इससे सबका तारुफ कराया। फमीना आंटी अपनी बेटी हिना सना और बेटे उमैर के साथ, जबकि ताहिरा आंटी अपनी बहू साइमा और बेटी निमरा के साथ आई हुई थी। हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान चाय पी गई। बातों बातों में इसे पता चला कि हिना की शादी तय पा गई है और सब शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं। अगरचे सनाबाजी नहायत हल्के फुल्के अंदाज में इससे इसके मशागिल और दीगर मसरूफियात के बारे में पूछती रहीं, लेकिन पता नहीं क्यों से लग रहा था कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रही है और बाकी सब भी बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रहे हैं। वो सख्त उलझन महसूस कर रही थी, इसलिए हैदर भाई के आते ही उठ खड़ी हुई और ताई अम्मी के इसरार के बावजूद खाने के लिए रुकने पर आमादा नहीं हुई। अब आप आइएगा हमारी तरफ, इसने सबको खुलूस से दावत दी, जिसके जवाब में हिना बोल पड़ी, हाँ हाँ हम तो आएंगे ही। तो सबको खुदा हाफिज़ कहकर हैदर भाई के साथ बाहर निकल आई। घर आकर भी वो इन सब के अजीब गरीब रवैये के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन वो सोकर उठती तो सुबह के 10 बज रहे थे। रात में टीवी व मूवी देखने बैठ गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई। सबा से तो खूब डांट पड़ेगी, वो यही सोचती वॉशरूम में घुस गई। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो मामा के साथ दादो और ताई अम्मी को देखकर इसे खासी हैरत हुई। वो तीनों पता नहीं क्या मुज़ाकरात कर रही थी, किसे देखकर एकदम खामोश हो गई। इसके सलाम का जवाब दोनों ने बहुत प्यार से दिया। चलो अब यहीं ना बैठ जाना, जाकर पहले नाश्ता करो। वो जो बैठने का सोच रही थी, मामा के टोकने पर किचन की तरफ आ गई। जब वो नाश्ते से फारिग होकर बाहर आई तो ताई अम्मी जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि मामा इन्हें खाने तक रुकने के लिए कह रही थी। इसी वक्त तो घर में मेहमान है, वो लोग शॉपिंग के लिए निकले तो मैं तुम्हारी तरफ आ गई। बस तुम मुझे जल्द कोई खुशखबरी सुनाओ, ज़रा देर ना लगाना, मैं चाहती हूँ इन लोगों की मौजूदगी में कोई रस्म कर लें। जवाब में मामा धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि वो उलझ कर दोनों के चेहरे देख रहे। ये ताई अम्मी क्यों आई थी? कोई ख़ास बात? हाँ ख़ास बात ही थी, मगर अब तो मेरा दिमाग खाने ना बैठ जाना। चलो उठो, कोई काम देखो। वो फ़ोन की तरफ बढ़ गई। इनका मूड बेहद खुशगवार था। फ़ोन पे नगी खाला से बात करते हुए इन्होंने इसे वहीं लाउंज में जमे देखकर बुरी तरह घूरा तो उठकर अपने कमरे में आ गई। आखिर ऐसी भी क्या बात है जिसकी मुझसे इतनी पर्दादारी की जा रही है? इसने उलझ कर सोचा। और जब रात में मामा ने इसे ये बात बताई तो उसे यूँ लगा जैसे किसी ने इसकी समातों पर बम फोड़ दिया हो। कितने ही लम्हे तो इसे यकीन नहीं आया। शहबाज भाई का प्रपोज़ल और मेरे लिए? आप सच कह रही हैं? इसने बेयकीनी से पूछा। हाँ तो और क्या। जब भाभी ने मुझसे बात की तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, हालांकि मेरी तो शुरू से यही ख्वाहिश है। शहबाज तो मुझे अपने बेटों की तरह अजीज़ है और तुम्हारे लिए इससे मुनासिब तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। पढ़ा लिखा, स्टैब्लिश, सुलझा हुआ, शरीफ और हैंडसम, सबसे बढ़कर अपने घर का बच्चा, और क्या चाहिए। मैं तुम्हारे पापा को बहुत खुश हैं। भाभी चाह रही थी हम लोग जल्द ही इन्हें कोई जवाब दें। वो अपनी बहन और भाभी की मौजूदगी में कोई रस्म वगैरह करना चाह रही हैं। मैं सोच रही थी। जीना जवाब तक गुमसुम सी बैठी रही थी, एकदम से बोल पड़ी, मामा आप इन्हें मना कर दें। मामा की ज़ुबान को एकदम से ब्रेक लग गए। लेकिन क्यों बेटा? मुझे शादी नहीं करनी। जीना एक ना एक दिन तो तुम्हारी किसी न किसी से शादी होनी ही है। किसी न किसी की तो तब देखी जाएगी, लेकिन मुझे शहबाज भाई से शादी नहीं करनी। इसके लहजे की याद महसूस करके मामा भी संजीदा होगी। क्यों, क्या कमी है शहबाज में? इन्होंने इस्तफसार किया तो वो नाखून खुरचते हुए बोली, कोई नहीं, बस मुझे इनसे शादी नहीं करनी। क्या बचपना है जीना, ये कोई मजाक नहीं।
फिर मामा ने लाख से समझाया, वजह पूछी, लेकिन इसकी एक ही रट थी, जीना तुम किसी और में तो इंटरेस्टेड तो नहीं? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो। मामा ने जिज आकर कहा तो वो हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो दी। प्लीज़ मामा, ऐसी कोई बात नहीं। दीना एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये ना सिर्फ मेरी और तुम्हारे पापा की खुशी है बल्कि तुम्हारी दादी जान की भी शदीद ख्वाहिश है। फिर भाईजान और भाभी ने इतने प्यार से रिश्ता मांगा है, मैं इन सब लोगों को मायूस नहीं कर सकती। या तो अपने इनकार को कोई माकूल वजह बताओ मुझे, या फिर खुद को इस रिश्ते के लिए जहनी तौर पर तैयार करो। मामा ने दो टोक अल्फाज में कहा और उठकर चली गई, जबकि वो बेड पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। मामा, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये नापसंदीदगी तो बचपन से मेरे दिल में इनके लिए है और इसका बहुत मजबूत जवाब है। इनका हमेशा सर्द महर और रूड अंदाज में इतने अकड़तंद ख्वा और मगरूर इंसान के साथ कैसा गुजारा करूँगी, जिस पे न किसी के आंसू का असर होता है, ना जिसे न किसी के एहसासात का ख्याल है। यू स्टूपिड, क्या किया तुमने? जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आवाज़ों की शोरिश सी थी और आवाज़ों का शोरिश थी। इसके दिमाग में गुजरे हुए लम्हे इसकी आंखों में ज़िंदा होने लगे। इसका दायां गाल दहकने लगा जिसे अभी अभी किसी ने थप्पड़ मारा हो। सारी रात ये सोचें इसके जहन में चकराती रहीं और इसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। सुबह पापा ने नाश्ते के बाद इसे अपनी स्टडी में बुलवाया तो वो चुपचाप चली। इधर आओ बेटा मेरे पास। इन्होंने अपने बराबर में इशारा किया। बेटा तुम्हें मुझ पर कितना एतबार है? कुछ देर खामोशी के बाद इन्होंने पूछा, खुद से भी ज़्यादा। इसने धीरे से जवाब दिया, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाह सकता हूँ? नहीं। तो फिर बेटा यही तुम्हारे लिए बेहतरीन फ़ैसला है। सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारी दादी जान की शदीद ख्वाहिश है। बहुत सी ऐसी नज़ाकतें हैं जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा कि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो सर झुकाए खामोशी से पापा की बातें सुन रही थी। फिर भी बेटा तुम्हारी खुशी मुझे हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है। तुम्हें जो चॉइस पे एतराज़ है मुझे बताओ, अपने दिल की बात खुलकर कहो। झिझकने की ज़रूरत नहीं, पापा ने नरमी से कहा। क्या मैं पापा को तोड़ सकती हूँ? इन सब लोगों को दुख देकर क्या मैं खुश रह सकती हूँ? नहीं। इसने दिल में सोचा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है पापा। वो धीरे से बोली, सच कह रही हो बेटा? जी पापा, रात को मैं यूं ही कुछ इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी। इसने मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखा, कहा तो वो मुतमईन हो गए। अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। इन्होंने इसके सर पर प्यार करते हुए कहा। वो ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी। अपने कमरे में आते ही रो पड़ी। आखिर इस दिल को कैसे तसल्ली देती जो तरह तरह के वसवसों और खौफ में घिरा हुआ था। आगे के मामलात नहायत तेज़ी से तय पाए। अगले ही दिन मामा ने नैयरा फुप्पो और इन सब को डिनर पर बुला लिया। शहबाज भाई की कज़न्स इसे खूब छेड़ रही थी, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए इनकी बातें सुनती रही। सभी ने इसकी खामोशी को शर्म व हया और झिझक ख्याल किया। दोनों तरफ ज़ोर शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगी। काश अली तुम यहाँ होते, मैं किसी से तो अपनी उलझन डिस्कस कर लेती। मोमो को जब इसका रिश्ता तय होने की इत्तला मिली तो भागी चली गई। अंदर ही अंदर सारे मामला तय कर लिए, हमें हवा भी नहीं लगने दी। पूरी घनी हो तुम। वो इसे गले लगाए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है जीना, तुम खुश नहीं हो? वो जो कितने दिनों से किसी गम खुसार की तलाश में थी, एकदम से फट पड़ी। इसने अपना दिल खोल कर रख दिया और हर बात मनो तन मोमो को बता दी। वो खामोशी से जीना को सुनती रही। जब वो चुप हुई तो बोली, जीना मेरे ख्याल में तुम खामखा में इतनी जज्बाती हो रही हो। जिन बातों का तुम जिक्र कर रही हो, एक तो वो बहुत पुरानी है, तुमने अब तक इन बातों को दिल में रखा हुआ है। दूसरे, इन हालात में कोई भी होता वो इस तरह रिएक्ट करता और फिर किसी गुस्से से नहीं आता। मुझे या तुम्हें नहीं आता। अगर वो इतने ही रूड और बद दिमाग होते तो सब यूँ इनकी तारीफ़ ना करते और ना ही इन्हें पसंद करते। यूँ भी तुम इनके माजी के रवैये को ही क्यों सोचती हो? क्या अब भी इनका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही है? मेरा नहीं ख्याल। इनकी मर्ज़ी और पसंदीदगी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में नहीं कि इन पर ज़बरदस्ती की जा सके। मोमो काफ़ी देर तक इसे समझाती रही और इसका खातिर ख्वाह असर साबित हुआ। पहली बार इसने सारे मामले को मस्बत अंदाज से देखा। शहबाज भाई की गहरी निगाहें और वो महम सा रवैया। भाई, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मैं भी तुम्हें प्यार से ही जिया कहता हूँ। इसके इर्द गिर्द इसी जुमले की तकरार होने लगी। जिया, इसने ज़ेरे लब दोहराया। इस तर्ज मुखातिब से इसे किसने कभी नहीं पुकारा था। इस दिन ने पहली बार मंगनी की तैयारियों में दिलचस्पी ज़ाहिर की। मामा भी इस तब्दीली से खुश और मुतमईन थी। नगी खाला और हनी खालिस और हनी खासी पुरजोश थी। पिंडी से नानों और दोनों मामों की फैमिलीज़ भी आ गई थी तो घर में खासी रौनक होगी। ये सब इतना अचानक तय पाया था कि फरी खाला कोशिश के बावजूद नहीं आ सकी थी और हुमैरा सुमेरा इससे सख्त नाराज़ थी। नैयरा फुप्पो, सवेरा आपी और अनोशा तो दोनों तरफ से बराबर शिरकत कर रही थी। अली ने भी रात में इसे ईमेल किया था। वो खुश भी था और खफा भी। मंगनी तो मेरे बगैर कर रही हो, लेकिन शादी पे मेरा इंतज़ार करना, इसने कहा था। कम लोगों को बुलाने के बावजूद भी मंगनी पे अच्छे खासे मेहमान हो गए थे। फंक्शन लान में ही अरेंज किया गया था। पार्लर से घर वापसी तक मोमो इसकी शान में कसीदे पढ़ती रही और ये कुछ गलत भी नहीं था। ऑफ वाइट कलर के स्टाइलिश ड्रेस में जिस पे हम रंग धागे, रेशम और सितारों से काम किया गया था, इस पर कंदन का सेट पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। जीना को कमरे में बिठाते हुए मोमो को एकदम याद आ गया।
गजरों वाला पैकेट तो मैं गाड़ी में ही भूल आई, रुको मैं लाती हूँ, कहती मोमो तेज़ी से बाहर निकली। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि इसका पाँव लड़खड़ा गया और इससे पहले कि वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिरती किसी ने इसे बाजू से थाम लिया। आराम से, आई एम सारी, मैं जल्दी में, कोई बात नहीं, वैसे आपकी तारीफ़, मेरा मतलब है आपका नाम। मोमो, मैं जीना का फ्रेंड हूँ, आप गालिबन। जी मैं हैदर। अच्छा तो आप हैं हैदर भाई, बहुत शौक़ था आपसे मिलने का, जीना काफ़ी जिक्र करती है आपका। हैदर भाई बाहर गाड़ी में हमारा गजरों वाला पैकेट रह गया, प्लीज़ ला दें। जी अच्छा, कहते वो पलट गए। किस धड़ल्ले से भाई बना लिया मैडम ने, इन्होंने तिल मिलाकर सोचा। मोमो ने इसके बालों और कलाइयों में मोती के गजरे पहना दिए। थोड़ी ही देर में जरी इसे लेने आ गई। अरे जीना, ये तुम ही हो ना, दाओ कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो दोनों इसीलिए नीचे आ गई जहाँ मंगनी की रस्म अदा की गई। शहबाज ने इसे अंगूठी पहनाई, मूवी बनी, तस्वीरें खींची गईं। जब मंगनी का हंगामा ख़त्म हुआ तो सब ने अपने घरों की तारीफ अपनी तरफ ला ली। मंगनी से इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं आई थी, माँ सिवाय इसके के साथ और इसे छेड़ने और मामा को नसीहतें करने के लिए एक नया मौजू मिल गया था। वो आगे एडमिशन लेना चाह रही थी लेकिन मामा ने मना कर दिया। ज़िंदगी काफ़ी डल सी गुजरी है। जब इसके रिज़ल्ट ने हलचल मचाई तो इसका ए ग्रेड आया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और वो बहुत खुश थी। ताया अब्बू और ताई अम्मी इस रात केक और फूल लेकर इसे मुबारकबाद देने आए। दादी जान ने भी इसे बेहद खूबसूरत और नाजुक सा गोल्ड का लॉकेट सेट गिफ्ट किया। वो मुंतज़र ही रही कि शायद शहबाज इसे मुबारकबाद दे, मगर ना तो इसका फ़ोन आया और ना ही वो खुद आए। मंगनी के बाद भी शहबाज के रवैये में ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। वो पहले भी इनके यहाँ कम कम आते थे और इस मौका पर भी इन्होंने इसे कोई फ़ोन किया, ना कभी कोई विश कार्ड पे भेजा। लेकिन फिर भी वो काफ़ी मुतमईन थी कि एक दिन अनोशा चली आई इसका सुकून और इत्मीनान गारत करने, और नैयरा पुप्पो लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब अनोशा इससे बोली, जीना आओ बाहर लान में चलते हैं। वो दोनों उठकर बाहर आ गई। और सुनाओ तुम्हारे मंगेतर साहब का क्या हाल है? अनोशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, क्यों भाई, तुम्हारी बात वगैरह नहीं होती इनसे? सच कह रही हो? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं होती, मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की। जीना ने इसकी हैरानगी के जवाब में कदर नाराज़गी से कहा। इसका मतलब है शहबाज अब तक वो बात नहीं भूला। अनोशा जैसे खुद से बोली। क्या बात? वो एकदम से चौंक पड़ी। कोई बात नहीं, प्लीज़ बताइए ना। छोड़ो जीना, इन बातों में क्या रखा है, खामखा दिलों में बाल आएगा। लेकिन जीना के इसरार पर आखिर अनोशा को बताना ही पड़ा। दरअसल शहबाज किसी और में इंटरेस्टेड था। जीना को लगा इसका दिल अंदर ही अंदर डूब रहा है। अजीब सा सन्नाटा इसके अंदर फैल गया। इसे अनोशा की आवाज़ बहुत दूर से आई महसूस हो रही थी। शहबाज MBA कर रहा था, तब को क्लास फेलो थी इसकी, लेकिन मुमानी जान ने मना कर दिया। दरअसल इन लोगों का माहौल पसंद नहीं आया। काफ़ी एडवांस और आज़ाद किस्म के लोग थे। शहबाज ने तो काफ़ी हंगामा किया था, लेकिन फिर से लड़की की कहीं और मंगनी होगी तो मामला दब गया। वैसे जीना मैं अक्सर सोचती हूँ कि अनोशा एक लम्हे को खामोश होगी, जिसे कहने या ना कहने की दरमियानी कैफियत में हो। फिर एक नज़र जीना की सवालिया नज़रों पर डालकर बोली, छोटी मुमानी से तुम्हारा रिश्ता यहाँ क्यों तय कर दिया? दरअसल शहबाज जैसे बंदे के साथ गुजारा करना आसान नहीं, बहुत हाकिमाना मजाज है इसका। बात में अपनी मनमाता है, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ तो ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। इसीलिए तो मामा ने जब मुझसे इस सिलसिले में बात की तो मैंने साफ मना कर दिया। ठीक है, वो मेरा कज़न है, स्मार्ट है, वेल ऑफ है, लेकिन इन सब बातों से अहम बात इसका मिजाज और आदत है। ये एक दिन की तो बात नहीं, सारी उम्र का सवाल है। आप कहाँ तक दूसरों की मान सकते हैं? अपनी ख्वाहिशात को मारकर दूसरों की मर्ज़ी पर चल सकते हैं? एक ना एक दिन तो दिल इन बातों से इनकार हो जाता है ना, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। और मामा ने भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। दादी वो भी शहबाज के मिजाज से खाइफ थी, इसीलिए बस। अनोशा पता नहीं और क्या क्या कह रही थी। वो साकिन से बैठी सुन रही थी, कानों में आवाज़ें पड़ रही थी, लेकिन मफ़हूम समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी जीना, मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इट्स ओके अनोशा। जीना ने इसे टोक दिया। आए अंदर चलें, इसने एक नज़र लॉन में उतरती शाम पर डालते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। फिर बाकी सारा टाइम वो खामोशी रही। नैयरा पुप्पो के जाते ही वो अपने कमरे में आ गई। इसका दिमाग बुरी तरह से मुंतशिर था। सारी बातें जैसे दिमाग में गड़मगड़ हो रही थी। मैंने तो साफ मना कर दिया। एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं शहबाज में। अनोशा की आवाज़, वो बहुत केयरिंग और हसास है। मामा इसके आसपास ही कहीं बोली थी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तरफ से प्यारा भतीजा है तो दूसरी तरफ लाडली भतीजी। आंसू एक रवानी से इसकी आंखों से बहने लगे। क्यों? क्या आप सब ने मेरे साथ ऐसा जानते बूझते मुझे जहन्नम में धकेल दिया? क्या यही था आप सबका? यार कैसे गुजारा करूँगी मैं इस शख्स के साथ जब इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है? कब तक सर फोड़ूंगी मैं इस पत्थर के साथ? इसने रोते हुए सोचा। शहबाज किसी और में इंटरेस्टेड था, इसकी क्लास फेलो थी कोई। अनोशा की आवाज़ इसके कानों पर हथौड़े पर बरसा रही थी। शहबाज को रोने धोने वाली जज्बाती लड़कियों से सख्त चिढ़ है। पसंद का खाना ना मिले तो मुलाजमों पर बर्तन उलट देता है। ख़बरदार, जो रोई तो एक आंसू भी गिरा तो हशर कर दूंगा। इसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ लीं। क्या फ़ायदा रोने का, और कौन सुनेगा यहाँ मेरी? जब ये शख्स मेरे नसीब में लिख दिया गया है तो बेहतर यही है कि मैं ख़ुद को इसके मिजाज के मुताबिक ढाल लूँ। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकूँगी? क्या ये मुमकिन है? इसने उलझ कर सोचा
और फिर अगले ही दिन साद के बकौल अजीमुशान इनकलाब रौनमा हुआ। जीना बीबी मामा की डांट डपट के बगैर ही किचन में खड़ी बशीर चाचा की रहनुमाई में मटन बिरयानी तैयार कर रही थी। साद ने तो सुबह से इसके नाक में दम किया हुआ था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मामा, साद ने मामा को मुतवज्जा किया, आपकी डांट डपट ने तो कोई असर नहीं दिखाया, फिर इस इनकलाब के इसबाब क्या हैं? लगता है रात में ख्वाब में किसी ने जीना से बिरयानी की फरमाइश की है कि जीना बीबी सुबह सुबह हाथ मुँह धोने के बाद किचन में मसरूफ़ हैं। साद ने किसी पर ख़ासा जोर डालते हुए शरारत से कहा। बशीर चाचा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, जबकि वो संजीदगी से प्याज ब्राउन करती रही। मामा भी इस तब्दीली पर हैरान थी और खुश भी, क्योंकि वो खुद कुकिंग के मामले में बिल्कुल कोरी थी और सारी उम्र पापा को ही गिला की कर रही थी कि इन्होंने अपने हाथ से इन्हें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें बशीर चाचा मिल गए, जो रवायती खानों के साथ साथ बहुत अच्छे इटालियन और स्पेनिश खाने भी पका लेते थे और नहायत खुश असलूबी के साथ इनके किचन का इंतज़ाम संभाले हुए थे। बशीर चाचा एक होटल में कुक थे। एक रात को वो अपने क्वार्टर जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार कार से टकरा गए। कार वाला इन्हें बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गया। पापा इत्तफाकन वहाँ से गुजर रहे थे। पापा ने फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया और इनके इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात भी उठा लिए, बल्कि अपने हाँ मुलाजमत भी दे दी। इस दिन से बशीर चाचा इनके साथी थे और इन्हें घर के फ़र्द ही किसी हैसियत हासिल थी। आजकल वो बड़ी तंद ही से बशीर चाचा से मुख्तलिफ डिशेस बनाना सीख रही थी। साथ ही शाम में इसने और मोमो ने पैकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, जहाँ वो बेकिंग के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के सलाद और खाना सर्व करने के नित नए अंदाज सीख रही थी। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अक्सर मोमो ही अदा करती, क्योंकि इसने नई नई ड्राइविंग सीखी थी। इस दिन मोमो ने अपने कुछ मेहमानों की वजह से छुट्टी की थी। हनी के इनके यहाँ आई हुई थी, वो भी इसके साथ चली गई। वो दोनों क्लास लेकर निकली तो ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। कहाँ रह गया ये ड्राइवर? शाम भी तो इतनी हो गई है, 10-15 मिनट के इंतज़ार के बावजूद ड्राइवर नहीं आया तो जीना परेशान हो उठी। अब वो इस उधेड़ बन में खड़ी थी कि टैक्सी लें या नहीं, जब शहबाज ने गाड़ी इनके बराबर रुकते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? ड्राइवर का इंतज़ार। हनी ने जवाब दिया, आए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। शहबाज ने फ्रंट और खोलते हुए ऑफ़र दी तो हनी झट से पिछली सीट पर बैठ गई। चारों ना चार जीना को ही फ्रंट पर सीट बैठना। शॉपिंग के लिए आई थी आप लोग? शहबाज ने गाड़ी बढ़ाते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। जी नहीं, वो जीना यहाँ कुकिंग क्लास ले रही थी इसलिए। वैसे एक बात पूछूं, आपसे माइंड तो नहीं करेंगे? हनी ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूछा तो फ़ौरन मुतवज्जा हुआ। हाँ पूछो। जीना से कुकिंग सीखने की फरमाइश आपने की थी? हनी ने शरारत से पूछा तो इसने साथ बैठी जीना के चेहरे पर एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो? शहबाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, ओहो, मुझे तो पहले ही यकीन था। दरअसल हम सभी इस तब्दीली पर हैरान हैं। कहाँ तो जीना खाला के डांटने पर भी किचन में झांकती तक नहीं थी और कहाँ हनी शुरू हो चुकी थी, जबकि जीना का मारे गुस्से का बुरा हाल था। शहबाज की मुस्कुराहट जलती पे तेल काम कर रही थी। इससे मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका तो हनी को डपट कर बोली, तुम खामोश होकर नहीं बैठ सकती? अब हनी तो खामोश हो गई, लेकिन शहबाज ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। शहबाज की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। कैसे बताऊँ मैं, ये मुश्किल राज है, कल आए ना आए, जो कुछ है आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के। हनी की शरीर हंसी और शहबाज की मानी खेज मुस्कुराहट खुफ से जीना के गाल दहक उठे। इसने हाथ आकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया। आइसक्रीम खानी है? शहबाज ने ऑफ़र की। कोई और वक्त होता तो ज़रूर आपकी ऑफ़र कबूल करते। इस वक्त तो घर चलें, आपको मज़ेदार चाय के साथ जीना के हाथ का बना हुआ केक खिलाऊंगी। तुम्हारे खलूस पे तो मुझे कोई शक नहीं, अलबत्ता बनाने वाली मुझे खिलाने पे इतनी आमादा नज़र नहीं आती। जीना ने ख़ास एहतमाम से केक तैयार कर रखा था, तभी तो आप यहाँ आ निकले। दिल को दिल से राह होती है। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए शहबाज हंस दिया। हनी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल गई। जिया, इसका हैंडल पर रखा हाथ साकिन हो गया और दिल यकबारगी से ज़ोर से धड़का। जी, इसने पलट कर सवालिया नज़रों से इनकी जानिब देखा। तुम अगर हिना की शादी में शिरकत करोगी तो मुझे खुशी हो। चेहरे पर सादा सी मुस्कुराहट लिए शहबाज ने कहा तो कोई भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। वो दोनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए तो नगी खाला ने दोनों को हाथों हाथ लिया। मामा भी शहबाज को देखकर बहुत खुश हुई। ये बताओ शहबाज बेटा, चाय पियोगे या काफ़ी? मामा ने हक के मेज़बानी अदा करते हुए पूछा। इस वक्त चाय ही पिलवा दें, शहबाज ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। जाओ जीना, चाय बना कर लाओ। मामा के कहने पर वो किचन में आ गई। हो गई खुश? ज़रा एक्टिंग तो देखो, झूठे और मैं क्या जाऊँ। चाय के लिए पानी रखते हुए इसने तिल मिलाकर सोचा, हिना की शादी का कार्ड 2-3 दिन पहले ही मिला था। समीना आंटी ने फ़ोन पर सबको आने की दावत दी थी, लेकिन इन दिनों पापा के चेकअप की डेट थी, इसलिए मामा का जाना मुश्किल था। ताई अम्मी को जब पता चला तो वो बोली, अगर तुम नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, जीना को भेज दो, वैसे ही फारी का ज़रा चेंज हो जाएगा। मंगनी पर भी वो सब लोग तो शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए सभी इसरार कर रहे थे कि जीना को ज़रूर लेकर आना। ख़ास तौर पर हिना तो बहुत कह रही थी। मामा ने तो फ़ौरन इस तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया, जबकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाए या नहीं। मामा का इसरार था, जबकि इसका अपना दिल कतन आमादा नहीं था। और अब शहबाज का कहना था कि इसके जाने से खुशी होगी। कैसी खुशी और क्यों?
जब इनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं। कितने दोगले हैं। एक्टर हनी के सामने तो ऐसे बन रहे थे जैसे खोलते हुए पानी में पट्टी डालते हुए वो खुद भी खोल रही थी। जब वो लवाजमा से सजी ट्राली लेकर लाउंज में आई तो सभी बातों में लगे हुए थे। अरे जीना, वो केक कहाँ है जो तुमने शाम में बैक किया था? नगी खाला के पूछने पर वो किचन में भूल आई हूँ कहती पलट गई, जबकि शहबाज और हनी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। चाय पीते ही शहबाज उठ खड़ा हुआ। खाना फिर कभी सही, आज तो मेरा एक बिज़नेस डिनर है और अभी मुझे घर जाकर चेंज भी करना है, इसलिए इजाज़त दीजिए। उस सबको खुदा हाफिज़ कहता एक लम्हे को हनी के पास रुका और आहिस्तगी से बोला कि एक तो आप वाकई काफ़ी अच्छा बना लेती हैं। हनी हंस पड़ी। तो फिर जा रही हो मुल्तान? नगी खाला ने पूछा। पता नहीं, देखें, इसने पाँव से सैंडल्स उतारते हुए जवाब दिया। क्या देखें, जाना तो है ही। जब वो सब इतना इसरार कर रहे हैं, मामा ने कदरे सख्ती से कहा, भाई जब जाना ही है तो फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें। आखिरकार तुम पहली बार अपने ससुराल जा रही हो, वहाँ शहबाज से बहुत से रिश्तेदार और कज़न तुम्हें पहली बार देखेंगे, इसलिए कुछ तैयारी वगैरह कर लो ताकि इन पर तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। नगी खाला इसे ढेरों नसीहतें करती रही जबकि वह सोफे और पाँव पसारे बैठी मुस्कुराती रही। रात में वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। कभी अनोशा की बातें सोचने लगी तो कभी शहबाज के रवैये में उलझ जाती। इसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था। इस पर यह नई अफ्ताद वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा को कौन समझाता। सुबह जब काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो मामा खुद ही इसे उठाने ले चली गई। जीना उठो, दिन चढ़ आया है। खिड़की के पर्दे मलते हुए वो बोली, लेकिन जब इसके वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई तो वो तशवीश से इसकी जानिब बढ़ी। जीना, इन्होंने इसकी पेशानी छुई तो बुखार में जल रही थी। इन्होंने घबराकर हैदर को फ़ोन किया। आखिर हुआ क्या है? हो, परेशानी की कोई बात नहीं, शाम तक बुखार उतर जाएगा, इन्होंने इसके बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा। लेकिन ये बैठे बिठाए बुखार क्यों हो गया? इन्होंने परेशानी से पूछा। यही तो मैं सोच रहा हूँ मामा, जीना को कोई टेंशन है? मेरा मतलब है ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? इन्होंने पूछा। नहीं, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्यों? यूँ ही मुझे ख्याल गुजरा था कि शायद डिप्रेशन से ऐसा हो गया हो। खैर छोड़ें, अब ये 2-3 घंटे से पहले नहीं उठेगी। इन्होंने जीना के चेहरे पर यह सोच कर नज़रें डालते हुए जवाब दिया। लेकिन शाम तक इसका बुखार कम होने की बजाय तेज़ हो गया। घर भर इसके लिए परेशान था। ताया अबू और ताई अम्मी भी इसे देखने के लिए आए। अगले दिन इन्हें मुल्तान जाना था। दादी जान अलग परेशान थी। 3 दिन तक वो बुखार में मदहोश रही। चौथे दिन इसका बुखार टूटा तो सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। बुखार तो उतर गया, लेकिन इसे सख्त नकाहत और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। दादी जान आजकल इनके यहाँ आई हुई थी। वो इसका बेहद ख्याल रखती। ताई भी मुतवातिर फ़ोन करके इसका अहवाल दरियाफ़्त करती। सबकी इतनी मोहब्बतें देखकर इसकी आंखें नम हो जाती। मैं इन लोगों की मोहब्बतों पर शक कर रही हूँ, भला ये मेरा बुरा चाह सकते हैं? इसने शर्मिंदगी से सोचा। हैदर भाई ने कई बार बातों बातों में इससे इसकी परेशानी का सबब पूछा, लेकिन वो इन्हें क्या बताती। ताई अम्मी वापसी पर इनके लिए मुल्तान से कढ़ाई वाले दीदा जेब सूट और कई तहाइफ लाईं। अरे जीना, तुम यहाँ बैठी हो? वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि सुमेरा के आने का पता तक नहीं चला। अपनी पुश्त पर इसकी आवाज़ सुनकर वह चौंक कर पलटी। तुम रो रही हो? अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए इसने नफ़ी में जवाब दिया। बदतमीज़ लड़की, हमसे सर दर्द का बहाना करके तुम यहाँ बैठी रो रही हो। अगर नगी खाला ने देख लिया तो सच में तुम्हारा गला दबा दें। जीना को चुप कराते कराते वो खुद भी रो पड़ी। तुम क्यों रो रही हो? तुम रो रही हो ना इसीलिए। ज़्यादा बनो नहीं, सीधी तरह कहो अली याद आ रहा है। जीना ने इसे घर दिया। वैसे सुमेरा, ये तो बताओ तुम्हारी अली से बात वगैरह हुई? मेरा मतलब है नेट पे। इतना नेक नहीं है तुम्हारा भाई। सुमेरा ने नज़रें चुराते हुए कहा। अच्छा, सच कह रही हो? जीना ने शरारत से इसकी आंखों में झांका तो दोनों ही हंस दी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मामा को बता ही दूँ, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। चलो उठो, नीचे चलते हैं। सच इतना मज़ा आ रहा है, इसने जीना का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। जिस वक्त नीचे लाउंज में आई तो मोमो और जरी डांस कर रही थी। मेहंदी की मुनासबत से जर्द रंग के फूलों से लाउंज की आराइश की गई थी। झूले पे बैठी हुई मुस्कुराते हुए मोमो को देख रही थी। गाने के बोलों पे इसका जहन भटकने लगा। जाके तू साजन के साथ भूल ना जाना, ये दिन तुझको देश पिया के भाए, तेरा पिया तेरे गुन गाए, आए खुशियों की बारात, मेहंदी रचे की तेरे हाथ। इसकी नज़रों में अपनी और शहबाज की आखिरी मुलाकात घूम गई। 1 जनवरी की शाम थी। साद ने इससे कहा था, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं, कहीं बाहर घूमकर आते हैं। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। जब शहबाज की गाड़ी गेट से दाखिल हुई, वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शहबाज मुस्कुराते हुए इसके मुकाबिल आ खड़े हुए। न्यू ईयर, इन्होंने मुस्कुराते हुए हाथों में पकड़ा खूबसूरत सा बुके इसकी जानिब बढ़ाया। वो शहबाज से सख्त खाइफ थी, इसलिए इसका लहजा खुद ब खुद ही रुखा हो गया। आपने नाहक जहमत की। इसने फूल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। चंद लम्हे शहबाज खामोशी से देखते रहे, फिर बोले तो इनका लहजा बेहद संजीदा था। जिया, तुम मेरे रिश्ते से खुश हो? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? इसने तीखेपन से जवाब दिया। सवाल पहले मैंने किया है, आपका क्या ख्याल है? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि सभी सवाए उसामा भाई के। क्यों, सुमेरा आई है? हाँ। कैसी है? ठीक है। अच्छा जीना, इससे पूछना, मैंने इससे इतनी ईमेल्स की, इसने इनका जवाब क्यों नहीं दिया?
और ये भी पूछना क्या मैं इसे कभी याद नहीं आता। सब चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट सजाए मानी खज नज़रों से सुमेरा को देखने लगे, जिसका चेहरा खजालत और शर्मिंदगी से लाल पड़ गया था। बहुत याद करती हैं, 24 घंटे मुंह फुलाए बैठी रहती हैं। हमने लाख इस अफसरदगी की वजह पूछी लेकिन बतला के नहीं दिया। अब पता चला कि अंदर ही अंदर ये मामला चला दिया है। नगी खाला ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जीना, तुमने स्पीकर ऑन किया हुआ है? अली ने पूछा। हाँ हाँ, और बताओ क्या पूछना है? हम पूछ लेते हैं, नगी खाला ने शरारत से कहा। तो अली ने कहा मैं फिर फ़ोन करूँगा, कहते हुए मोबाइल ऑफ़ कर दिया। सबके छत पार कहकों से लाउंज घूट उठा। मामा ने सवालिया नज़रों से खाला की तरफ देखा तो उन्होंने इस्बात में सर हिलाया। साथ ने बाहर निकलती सुमेरा का हाथ थाम कर इसे रोका और ज़बरदस्ती सोफ़े पर बिठाया। नानों ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर सुमेरा की उंगली में पहनाई और इसके माथे पर प्यार करते हुए बोली, ये मेरे अली की अमानत है। जरी फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकाल लाई और सबका मुंह मीठा कराने लगी। अब तो मुंह के जाविये दुरुस्त कर लो, नगी खाला ने नाराज़ से सुमेरा से कहा तो साथ बोला, भाई ये इसलिए नाराज़ हैं कि आपने अली के बगैर ही इनकी मंगनी कर दी। साथ की बात पर सब हंसने लगे। सुमेरा बामुश्किल अपना आप छुड़ाकर ऊपर भागी। रात गए तक यह हंगामा जारी रहा। फरी खाला ने 3 बजे ज़बरदस्ती सबको उठाया। सुबह उठ को ढेरों काम निपटाने हैं, मेहंदी का फंक्शन है, कल भी रतजा होगा, इसलिए सब जाकर आराम करो। जीना रात भर सुकून से ना सो सकी, इसलिए सुबह सवेरे ही इसकी आंख खुल गई। वज़ू करके नमाज़ अदा की। कितनी ही देर वो दुआ की हालत में जाए नमाज पर बैठी रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दुआ क्या करे। या अल्लाह मेरी मदद करना। इसने चेहरे पे हाथ फेरते हुए सच्चे दिल से दुआ की। वो उठकर बाहर टेरेस पे आ गई। हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था। चारों तरफ छाया सकूत और ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। अरे जीना, तुम इतनी जल्दी उठ गई? दरवाज़ा खोलकर बाहर आती सुमेरा ने पूछा। लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आई खुशी से, जीना ने शरारत से कहा। फजूल नहीं बोलो, ये बताओ चाय पियोगी? मेकी और पूछ तुम रुको, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, कहती सुमेरा पलट गई। आज फरवरी की 14 है, वैलेंटाइन डे है, इसने मुस्कुरा कर सोचा। दोपहर में इसका निकाह था और शाम में मेहंदी की रस्म अदा की जानी थी। गेट के सामने टैक्सी रुकी तो वो अचानक चौंक पड़ी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? इसने सोचा। गेट से दाखिल होते अली को देखकर इस पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी होगी। अली, वो ऊपर से चिल्लाई। जवाब में इसने अपना सूटकेस वहीं छोड़ते हुए हाथ हिलाया। जितना तेज़ी से वो पलटी उतनी लम्हों में सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में दाखिल होते अली के गले लगकर सिसक उठी। हैं, ये क्या है? मेरे आने पर रो रही हो? वापस चला जाऊँ? वकूफ़, ये खुशी के आंसू हैं। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं पहले से? अचानक मिलने में जो मज़ा है वो बता के आने में कहाँ? इसने किचन के दरवाजे में भिजता हुआ सुमेरा को देखते हुए जवाब दिया। वो मैं मम्मी पापा को बताती हूँ। जीना तेज़ी से भागी तो वो सुमेरा के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अंदरूनी खुशी से सुमेरा का चेहरा गुलनास हो रहा था। आंखों में हैरत और बेयकीनी मंजमद हो गई थी। आपके यहाँ सलाम दुआ का रिवाज नहीं? इसने शरारत से पूछा, जबकि इसके वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। तो बोला, लगता है हैरत का शदीद झटका लगा है। अच्छा, ये तो मुझे दे दें। इसने इसके हाथ से चाय की ट्रे लेते हुए पास पड़ी टेबल पर रखी। मामा और पापा आंखें मलते हुए अपने कमरे से आते नजर आए तो अली इनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। सुमेरा भी पलट कर किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में सब लोग लाउंज में जमा होकर अली से मिल रहे थे। फरी खाला बोली, अली तुमने तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। लम्हों में सबको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वरना ये लोग तो 12-1 बजे से पहले उठने के नहीं थे। सबको जागता देखकर वो जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कराने लगे ताकि ये काम तो निपटाया जा सके। नाश्ता करके अली तो सोने चला गया, जबकि बाकी सब अपने अपने काम निपटाने लगे। किसी को दर्जी से कपड़े लाने थे, किसी को पार्लर का चक्कर लगाना था। मामा और खाला वगैरह ने मिलकर घर का फैलाव समेटा। लड़कियों को तो अपनी तैयारियों से फुर्सत नहीं थी। दोपहर में निकाह हुआ। मेहमानों में छुहारे और मेवाजात के पैकेट तकसीम किए गए। निकाह नामे पर साइन करते ही जीना फूट फूट कर रो दी। दादी जान और ताई अम्मी ने गले लगाकर इसे खूब तसल्लियाँ, लेकिन इसके आंसू थमने ही नहीं आ रहे थे। खुद भी खूब रोई और सबको रुलाया। इतने दिनों की थकन और नतीजे शाम तक इसको बुखार ने आ लिया। मामा ने टैबलेट देकर इसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटा दिया। वाह वाह, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हो, लेकिन क्या था अगर तुम कल आ जाते। साद ने ब्राउन कलर के शलवार सूट पर स्टाइलिश से गर्म चादर लिए अली को देखकर कहा, क्यों, कल क्या ख़ास बात थी? ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं थी, बस हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। मंगनी कर दी? मगर किससे? इसी से जिससे करनी चाहिए। सीधी तरह बताओ। अली ने हाथ में पकड़ा परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए पूछा तो साद ने खूब नमक मिर्च लगाकर इसे कल से इस फ़ोन के बाद कार्रवाई का कहकर सुनाई। आखिर में बोला, तुमने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। चांस तो अभी भी बनाया जा सकता है। अली बड़बड़ाता हुआ झुका और साइड टेबल से कुछ निकाल कर बाहर निकल गया। साद भी इसके पीछे बढ़ा। मामा, ये साद सच कह रहा है क्या भाई? यही मंगनी वगैरह? क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? नकी खाला ने शरारत से पूछा। एतराज़? मैं नहीं मानता इस मंगनी को। इसकी बुलंद आवाज़ पर लाउंज में सन्नाटा छा गया। सीढ़ियाँ उतरती सुमेरा के कदम थम गए। ग्रीन चूड़ीदार पजामे करते हुए स्याह चोटी में सफ़ेद मोती की कलियाँ सजाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये कैसी मंगनी है?
जिसमें मैंने अपनी मंगेतर को अंगूठी तक नहीं पहनाई। इसने शरारत से कहा। सबकी रुकी सांसें बहाल हो गईं। तो अब पहना दें। हनी शौकी से बोली, इजाज़त है। इससे पहले कि कोई जवाब देता, सुमेरा इस सूरत हाल को समझती वो आगे बढ़ा और आखिरी सीढ़ी पर खड़ी सुमेरा का दायां हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसकी तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी के साथ एक और अंगूठी पहना दी। लाउंज, हुटिंग और तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। जरी ने बाद में जब ये सब जीना को बताया तो वो बहुत नाराज़ हुई। इस वक्त क्यों नहीं बुलाया था, इतना अच्छा सीन मिस हो गया। मोमो, ये तुम अब तक तैयार नहीं हुई? जीना ने मोमो को साबका हुलिये में देखकर टोका। वो मेरा दुपट्टा घर रह गया है, मामा को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन शायद वो भी निकल गई हैं, इसलिए कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। इसने कार्डलेस पे नंबर पुश करते हुए जवाब दिया। जीना, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों इतनी अपसेट हो? देखो, तुम मुझे भी नहीं बताओगी? इसने कार्डलेस जीना के पास रखते हुए पूछा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? जीना ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए गहरी सांस ली। क्या तुम्हें शहबाज भाई पसंद नहीं? मोमो ने पूछा। ये बात नहीं, दरअसल मैं शहबाज को पसंद नहीं। इसने ताज्जुब से कहा। ये तुमसे किसने कहा? किसी के कहने की क्या ज़रूरत है, जबकि इनका रवैया चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा है। मंगनी के बाद कभी सीधी तरह बात नहीं की, कभी गिफ्ट या विश कार्ड तक नहीं दिया। इनका रवैया अनोशा की कई बातों पर सच्चाई की महर साबित कर रहा है। अनोशा की कई बातें क्या मतलब? मोमो ने चूक कर पूछा। दरअसल अनोशा ने बताया था कि शहबाज भी किसी और में इंटरेस्टेड थे। जीना ने अनोशा की कही सारी बातें दोहरा दी। जब वो चुप हुई तो मोमो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम खुश हो रही हो? जीना ने खफकी से इसे घूरा। अरे मेरा तो दिल चाह रहा है कि भंगड़ा डालूं। पता है जीना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम शहबाज भाई को पसंद करती हो, इन्हें दिल से चाहती हो, और ये सारा दुख और नाराज़गी सिर्फ इसी बात की है कि शहबाज भाई तुमसे पहले किसी और में इंटरेस्टेड रहे और इन्होंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। तुम्हें हमेशा सब पर भरपूर तवज्जो और मोहब्बत मिली, इसलिए तुम इनका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकी। इनके मिजाज और आदत के बारे में ये सारी बातें तो दिल के जज्बात छुटलाने का बहाना था। वो ऐसे नहीं हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मोमो ने तुम पर जोर देते हुए कहा। इसने चाहा कि मोमो की बातों से साफ इनकार कर दे, लेकिन दिल ने सरगोशी की। मोमो कुछ गलत तो नहीं कह रही। वो खामोशी से बैठी लब कुचलती रही। एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले शहबाज भाई ने फ़ोन किया था। कह रहे थे प्लीज़ किसी तरह इन्हें ये बात पता करके बताओ कि तुमने इनसे इतनी बदगुमा ख़ाइफ क्यों रहती हो। और मोमो एक लम्हे को चुप हुई। क्या तुम अपने किसी कज़न उसामा में इंटरेस्टेड हो क्या? जितना हैरत से फट पड़ी, ये क्या बकवास है? हाँ, इन्हें यह सब अनोशा ने बताया है। अनोशा ने? लेकिन क्यों? तुम इस बात पर गौर करो, मैं नीचे जाती हूँ, शायद कोई अल्लाह का बंदा तुझे घर ले जाने पर राज़ी हो। मोमो उठते हुए बोली और फिर दरवाजे में रुक कर बोली, वैसे तुम्हारी ये गुफ्तगू शहबाज भाई भी सुन रहे हैं? क्या मतलब? जीना ने चौंक कर सर उठाया तो मोमो ने इसके पास पड़े कार्डलेस की तरफ इशारा किया और इससे पहले कि ये कार्डलेस जीना इसके सर पर दे मारती, वो तेज़ी से बाहर निकल गई। नीचे आकर वो काफ़ी देर नगी खाला से मुज़ाकरात करती रही। वो नेक बंदा जो मोमो को घर ले जाने पर राज़ी हुआ हैदर भाई ही थे। वो संजीदगी से गाड़ी ड्राइवर करते रहे। इनके चेहरे पर अजीब सी कशमकश छाई हुई थी। मोमो भी इनसे रुख मोड़े बाहर के नज़ारों में गुम थी। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो इनकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर इनसे कतराने लगी थी। गाड़ी में गाना गूंज रहा था। हैदर ने हाथ बढ़ाकर कैसे बदल लिया। यासिर अख्तर की आवाज़ गूंजने लगी, सुहानी शाम की कसम रह नहीं सकता अब तेरे बिन, रंगों में निखार आए जो तेरा चेहरा नजर आए, जीवन में बहार आए अगर तू मिल जाए। हैदर ने किन आँखों से मोमो की तरफ देखा। इसी लम्हे वो भी इनकी जानिब मुड़ी। आंखों लम्हों में वो राज अफशा कर दिया जो दोनों के लिए कहना मुश्किल था। हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मोमो के घर के सामने गाड़ी रोकते ही इन्होंने सुर्ख गुलाब की ओद कली और वैलेंटाइन डे का कार्ड डैशबोर्ड से उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया। बस हैप्पी वैलेंटाइन डे, इन्होंने मुस्कुराकर कहा। इसकी समझ में नहीं आया क्या करें। थैंक यू कहकर इसने लरसती उंगलियों से कार्ड थामा और मैं 5 मिनट में आई कहती अंदर भाग गई। शहबाज ने एक नज़र सामने बैठी रोती हुई अनोशा पर डाली। आई एम सॉरी शहबाज, पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। मैं तो तुम्हें और जीना को बहुत दुख दिए हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने आजी से कहा। इट्स ओके अनोशा, हम सभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदगर्ज हो जाते हैं। अपनी गलती किसी से नहीं होती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, शहबाज ने मतानत से कहा। अनोशा के दुख पर शहबाज का दिल भी दुखी हो गया। इसने कभी नहीं चाहा था कि इसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, अनजाने में ही सही। तुम अगर तैयार हो तो मेरे साथ चलो, शहबाज ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊँगी, इसने आंसू पूछते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो शहबाज ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। शहबाज के जाने के बाद वो कितनी ही देर रोती रही। जज्बों पर तो किसी को अख्तियार नहीं और ना ही किस्मत पर किसी का जोर चलता है, इसने आंसू पोंछते हुए सोचा। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई जब रिजवान चला आया। रिजवान सवेरा आपी का देवर था और इनके घर इसको काफ़ी आना जाना था। मेरा ख्याल था कि तुम चली गई होगी, बस निकल ही रही थी, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इसका मतलब है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ शायद, इसने आशिकी से कहा। अनोशा, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन फ़ायदा उठाते हुए अपने जज्बात का इजहार कर दूँ। इसने सुर्ख गुलाबों का बुके इसकी जानिब बढ़ाते हुए सादगी से कहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा से।
अनोशा की आंखें नम हो गई। इसने एक नज़र आंखों में आज सजाए सामने खड़े रिजवान पर डाली। वो दिल टूटने के दुख से आशना थी और ये दुख वो रिजवान को देना नहीं चाहती थी। इसने हाथ बढ़ाकर बुके थाम लिया। सुर्ख गुलाबों की खुशबू को सांसों में उतारते हुए मुस्कुरा दी। रिजवान के इर्द गिर्द रोशनियाँ फैल गईं। जिया, जल्दी से चेंज कर लो। नगी खाला ने जर्द रंग की पिशवास जिस पे गोल्डन और ग्रीन धमाके का खूबसूरत काम किया हुआ था बेड पर फैलाते हुए कहा, थोड़ी ही देर में जरी लोग तुम्हें रस्म के लिए लेने आने वाली हैं। मासी से फूलों और चूड़ियों के टोकरे रखवाते हुए इन्होंने इसे मुतला किया, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ और जब तक मैं न कहूँ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। इसने उलझ कर इन्हें देखा और दरवाज़ा लॉक करती वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके आई तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टोकरे में से जर्द और हरी चूड़ियाँ का अपनी कलाइयों में भरने लगी कि आईने में किसी का अक्स उभर के इसने सर उठाया तो शशदर सी खड़ी रह गई। सामने गैलरी में खुलने वाले दरवाजे में शहबाज खड़े थे। इसके हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ छूट गईं और फर्श पर बिखर गईं। इसने इस तरारी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया तो सामने बेड पर फैले दुपट्टे को देखकर इसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुपट्टे के बगैर ही खड़ी थी। इसने खींच कर दुपट्टा कंधे पर डाला और वहीं बेड के किनारे पर टिक गई। शहबाज इसके सामने घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया। बहुत नाराज़ हो वो सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। जिया, मैं अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। अनोशा ने जो कुछ किया इसलिए कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। तुम भी कर दो कि गलतियाँ हम सबसे ही होती हैं। वो बदस्तूर अपने हाथ मसलती रही। जिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस शादी में दादी जान की ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश और खुशी का अमल दखल है। इसने चौंक कर सर उठाया। ये मंगनी खालिस्तान मेरी पसंद से तय पाई थी। इसने इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये सब मैं तुम्हें कल भी बता सकता था। इस वक्त आने की ख़ास वजह तो यह है कि कम अज़ कम तुम्हारा एक गिला तो दूर कर दूँ। इसने अपना दायां हाथ आगे करते हुए सफ़ेद रंग का क्यूट सा टेडी बियर जिस पे आई लव यू का टैग लिखा हुआ था इसकी जानिब बढ़ाया। चीना के लबों में मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सोचा कि बाद में तुम मुझे ताने ही ना देती रहो कि शादी से पहले कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। वो शरारत से बोला, वैसे जिया, शादी एक बार होती है। ये सारी रस्में और ख़ूबसूरत लम्हे इंसान की ज़िंदगी में एक बार आते हैं जिसे ना तुम खुद लुत्फ़ अंदोज़ हुई और ना मुझे होने दिया। मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम रोते रोते अगला जहां सुधार लो और मैं बेचारा बैठा रह जाऊं, तुम्हारी बदगुमानी दूर करूं ताकि तुम कम अज़ कम अपनी मेहंदी की रात तो एंजॉय करो। खजालत से जीना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज वैलेंटाइन डे है और हमारी मेहंदी की रात है। तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा। शहबाज ने जीना का हाथ थामते हुए कहा। इसने पास पड़े थाल में से ज़रा सी गीली मेहंदी लेकर इसकी हथेली पर रख दी और उठ खड़ा। और हाँ, कल ये बुखार भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना इसने जाते जाते धमकी दी तो जीना के लबों पर जानदार मुस्कुराहट खिल गई। दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जीना, दरवाज़ा खोलो। जरी की आवाज़ पर इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। जरी ने इसके हाथ पे लगी मेहंदी देखकर खूब शोर मचाया। ये क्या किया तुमने? सारा हाथ ख़राब कर दिया। मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना था। जवाब में वो मुस्कुराती रही। फिर इन्होंने इसकी कलाइयों में बालों में गजरे लगाए और दुपट्टे के साए में लिए नीचे चली गईं। मामा ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इन्होंने इसकी पेशानी पे प्यार करते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी और इसकी मुस्कुराहट मामा को मुतमईन कर गई। मेरा आज का ये नावल पढ़ना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।